हेलो बच्चों, कैसे हो। आज एक बार फिर रूबरू है आपके सामने। आज हमारे दूसरे चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है। और ये लास्ट टॉपिक पढ़ने के पश्चात हम पढ़ने वाले हैं आगे जो एनसीईआरटी बुक में अपने न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं एग्जांपल्स के रूप में, और जो चैप्टर के अंत में दे रखे हैं उन्हें हम सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो लगातार वीडियोस देखते रहें। अगर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उससे पहले हमारे पिछले वीडियोस जरूर देखें। आप एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप अलग अलग सब्जेक्ट की जितने भी वीडियोस है वो देख सकते हैं। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज जैसे ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इस चैप्टर के साथ ही आपको दूसरे चैप्टर के कंप्लीट पहले चैप्टर के नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल करवा दिए हैं। दूसरे चैप्टर का पूरी एक पीडीएफ आपको हैंड रिटन नोट्स की अवेलेबल करवा दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो बने रहिए साथ, क्लासेस देखते रहें और ध्यान से समझते रहें और पढ़ते रहें। आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। यानी कि जो एक संधारित्र होता है उसको जब हम आवेशित करते हैं तो आवेशित करने के पश्चात उसके अंदर ऊर्जा किस प्रकार से संचित होती है, कितनी ऊर्जा संचित होती है, उन सभी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और ये किस किस चीज पर निर्भर करती है उन्हें भी हम देखने वाले हैं। तो धैर्य से पढ़ते रहें। छोटा सा वीडियो होगा, ज्यादा इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। हमें तो सिर्फ आवेश देना है संधारित्र को, और आवेश देने के पश्चात हमें सिर्फ वहां पर जो ऊर्जा संचित हो रही है उसका मान और वो किस किस पर निर्भर करती है, इतना ही देखना है। तो बने रहिए क्लास में। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो बच्चों पहले मैं लिख देता हूं हमारे टॉपिक का नाम। और टॉपिक को आपको बताई है, आपने देख लिया है पहले क्या है। संधारित्र में संचित ऊर्जा। देखिए होता क्या है बच्चों, जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं उसे आवेश देते हैं। क्या करते हैं? उसे आवेश देते हैं। ध्यान से देखना। जैसे मान लो ये मेरे पास एक कोई प्लेट है। ये एक सिंपल प्लेट की बात कर रहा हूँ, संधारित्र भी हम इससे धीरे धीरे समझेंगे। अभी आप ये ध्यान में रखो कि ये मेरे पास कोई एक प्लेट है और इस प्लेट की ओर मैं पहले एक आवेश लेके जा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? एक आवेश लेके जा रहा हूँ। यहां से जब मैं एक आवेश लेके जा रहा हूं तब तक उस प्लेट पर कोई भी आवेश नहीं है पहले। तो जब इस पर कोई भी आवेश नहीं है और मैं यहां से जब आवेश लेके जाता हूं तो मेरे द्वारा यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। और जैसे ही मैं इसको दूंगा यहाँ पर एक धनावेश आ जाएगा। मान लो मैं एक आवेश लेके गया हूं और वहां पर क्या आ गया बच्चों? धनावेश आ गया। अब देखिए जब मैं दूसरे आवेश को लेके जाऊंगा तो ये जो आवेश पहले से पड़ा है इसका अपना कोई ना कोई क्षेत्र होगा। इसका अपना कोई ना कोई आसपास में क्या होगा? क्षेत्र होगा। और जब मैं दूसरे आवेश को वहां लेके जाऊंगा तो ये हमने पहले पढ़ लिया है कि जो पहला आवेश वहां पड़ा है वो उसका विरोध करेगा कि नहीं आना इधर। लेकिन उसके विरोध करने से क्या, हम तो फिर भी लेके जाएंगे। और जब हम फिर लेके जाएंगे तो इस आवेश के द्वारा जो इस पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाएगा उस बल के विरुद्ध हमारे द्वारा कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। क्योंकि वो तो बल लगा रहा है प्रतिकर्षण की, उसे दूर ले जाओ, मेरे पास नहीं लाना है, फिर भी हम उसको लेके जा रहे हैं। इसका मतलब हमारे द्वारा उसके विरुद्ध कोई ना कोई कार्य किया जाएगा। और वो कार्य जो होगा वही इस संधारित्र में या इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। कैसे हो जाता है? ऊर्जा के रूप में। तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन कार्य की करनी है। कौन सा कार्य? जब हम किसी संधारित्र को आवेशित करते हैं, उसे आवेश देते हैं, तो हमारे द्वारा कार्य कितना किया जाएगा वो हमें कार्य ज्ञात करना। और वही कार्य किसमें संचित हो जाएगा? उस संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यहाँ पर जब मैं ऐसे आवेश भेजता हूँ, मान लो फिर मैंने इसको लगातार आवेश देते रहे, लगातार आवेश देता रहा, तो ये जितने भी आवेश है, जैसे अभी इतने आवेश आ गए, अब मैं आवेश को ले जाऊंगा, ये सारे के सारे जो आवेश है वो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। फिर मेरे को और ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ये चीजें तो हमने पहले चैप्टर में देखा है। तो ये जैसे ही मैं आवेश ले जाऊंगा तो जितने आवेश यहाँ पड़े हैं उस सारे के सारे जो पेपर लगाएंगे उन सब के विरुद्ध मैं कार्य करूंगा। और कार्य करके जब मैं उस आवेश को लेके जाऊंगा तो जो कार्य होगा वो कार्य इस निकाय में क्या हो जाएगा बच्चों? इस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब मैं ये तो एक मेरे पास एक प्लेट है जो कैसी है? आवेशित प्लेट है। वैसे तो मैं इसको धनावेशित कह सकता हूं क्योंकि इसके ऊपर सारा का सारा जो आवेश हमने दिखाया वो कैसा है? धन आवेश।
तो ये मेरे पास एक प्लेट है और ये धनावेशित प्लेट है। कैसी प्लेट है बच्चों? धनावेशित प्लेट। अब मैं क्या करता हूँ, इसके पास में एक दूसरी प्लेट लेके आता हूँ, और ये जो मैं प्लेट लेके आ रहा हूँ बच्चों, ये प्लेट है मेरे पास उदासीन प्लेट। कैसी प्लेट है? उदासीन प्लेट। अब मैंने जैसे ही नाम लिखा है उदासीन प्लेट, आपको समझ में आ जाना चाहिए किसकी बात कर रहा हूं मैं। उदासीन प्लेट का मतलब है कि इस प्लेट पर आवेश तो है, परंतु जितना ऋणावेश है उतना ही धनावेश है। तो ऋणावेश और धनावेश दोनों का मान समान है, एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, इसलिए ये प्लेट कैसी है? उदासीन है। कैसी है? उदासीन। अब देखिए इन दोनों में कुछ बल कार्य करेंगे। कौन से बल ये कार्य करेंगे कि इस प्लेट पर जितना भी धनावेश है उस धनावेश पर तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। उस धनावेश पर तो क्या करेगा बच्चों? प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। देखिए क्यों? क्योंकि ये जो हमारी प्लेट है इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों है समान मात्रा में, और यहाँ जो प्लेट पड़ी है वो पहले से धनावेशित है। तो धनावेश यानी समान गुणों के या सजातीय जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां से इस धनावेश को तो ये क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा बच्चों। क्या करेगा? प्रतिकर्षित। और प्रतिकर्षित करने के कारण इस प्लेट के इस ओर सारा का सारा धनावेश विद्यमान हो जाएगा। सारा का सारा क्या विद्यमान हो जाएगा? धनावेश। लेकिन यहीं पर ये क्या करेगा? जो ऋणावेश है उसको ये आकर्षित करेगा बच्चों। ऋणावेश को क्या करेगा? आकर्षित। तो इधर इस साइड में सारा का सारा क्या आ जाएगा? ऋणावेश। यानी कि जो हमने उदासीन प्लेट ली है बच्चों, इस उदासीन प्लेट पर एक क्रिया हो गई। इस आवेश के कारण, प्रेरण के कारण क्या हुआ कि जितना धनावेश था इस सारे के सारे धनावेश को इसने रिपेल किया, प्रतिकर्षित किया, तो ये प्लेट के दूसरी ओर चला गया। प्लेट के दूसरी ओर, हालांकि ये है प्लेट पर ही, ये अभी भी प्लेट पर ही है। प्लेट के पृष्ठ पर इस धनावेश की दिशा से विपरीत दिशा में चला गया है। ये जो धनावेश इस दिशा में है, इससे विपरीत दिशा में, इस दिशा में प्लेट के पृष्ठ पर चला गया। जबकि ऋणावेश आकर्षण बल के कारण इसकी ओर खींचा चला आता है, और ये जो प्लेट है इस प्लेट के इस दिशा में, कौन सी दिशा में? जिधर धनावेश है उस दिशा की ओर आकर्षित हो जाता है, समान रूप से प्लेट के पृष्ठ पर फैल जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये प्लेट है और इधर मैंने ये धनावेशित प्लेट, ये वाली प्लेट, ये प्लेट, इसको नाम देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी। तो ये मेरी मान लो ए प्लेट है, या यूं मान लेते हैं हम, देखिए इसको ध्यान से, ये मेरी ए प्लेट है और ये बी प्लेट है। तो अगर मैंने ए प्लेट को ऐसे रखा है और ये बी प्लेट तो उदासीन थी, ए प्लेट धनावेशित है, ए कैसी है? धनावेशित है। बी कैसी है? उदासीन है। उदासीन का मतलब इस पर जितना भी धनावेश और ऋणावेश है समान है। तो ये ए प्लेट पर तो सारा ही धनावेश है, पूरे पृष्ठ पर ही धनावेश है, और ये बी प्लेट, इस पर धनावेश और ऋणावेश दोनों ही है। जब मैं दोनों को पास में लाया तो यहां से देखना इसको ध्यान से, पास में लाया तो इस उदासीन प्लेट का जो धनावेश है वो तो इस धनावेश के कारण प्रतिकर्षित होगा, बल लगेगा, तो इस दिशा में फैल जाएगा, इस दिशा में समान रूप से फैल जाएगा। जबकि इस धनावेश के कारण इस उदासीन प्लेट पर जो ऋणावेश है वो आकर्षित होगा इस दिशा में, पृष्ठ की इस प्लेट के इस पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा। ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जानी चाहिए। तो फिर सर अब क्या करेंगे हम? अब हमें कुछ ज्यादा प्रोसेस करनी नहीं है, अब हमें सिर्फ इतना करना है बच्चों कि ये जो इधर वाला पृष्ठ है इसको हम कर देंगे भूसंपर्कित। क्या कर देंगे? भूसंपर्कित। ठीक है, भूसंपर्कित फिर से गलत लिख दिया है मैंने, भूसंपर्कित। इसको क्या कर दिया हमने? भूसंपर्कित। और जब इसको हमने भूसंपर्कित किया तो हम जानते हैं कि यहाँ पर विभव का मान कितना होता है? पृथ्वी का विभव शून्य मानक विभव माना जाता है, जैसे ही अनंत पर विभव भी शून्य माना जाता है। तो ये सारा का सारा इस पृथ्वी से आने वाले ऋणावेशों के कारण ये पूरी की पूरी जो प्लस है, धनावेश है, वो हो जाएगा उदासीन। और इस प्रकार इस पर भी ये प्लस, ये माइनस के कारण इधर आकर्षित होंगे, तो इस प्लेट पर तो सारा का सारा प्लस इधर आ जाएगा और इस प्लेट पर सारा का सारा ऋणावेश यहाँ बचेगा, और ये हमारे पास एक संधारित्र का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा बच्चों? संधारित्र का। अब इन दोनों के कारण ये जो हमने आवेश दिए है ना इसको यहां से, तो ये आवेश दिए हैं, तो हमने जितना भी कार्य किया था वो सारा का कार्य इस संधारित्र में यहाँ पर
किसके रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इस संधारित्र में यहाँ दोनों प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। उस ऊर्जा का ही हमें मान निकालना है। तो संचित कौन हुआ, किया गया कार्य। तो हमें क्या निकालना है, कार्य, और वो कार्य ही ऊर्जा के बराबर होगा। जो संचित होने वाली ऊर्जा है उसके बराबर किस किस चीज पर निर्भर करता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। इतनी चीज आपके मेरे ख्याल से कंप्लीट समझ में आ गई होगी, और यही है, अब ज्यादा कुछ इसमें प्रोसेस बची नहीं। चलिए शुरू करें। संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो मैं लिख रहा हूं किसी संधारित्र को आवेश देने पर किया गया कार्य ही संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा बच्चों, संचित हो जाता है। ये क्लियर है आपके। अब देखिए हम प्रोसेस की ओर चलते हैं। माना एक संधारित्र, देखो परिभाषा तो सिंपल है, जो हम इतनी देर समझ रहे थे कि जब हम आवेश दे रहे हैं तो वो आवेश देने में हमारे द्वारा जो कार्य किया जाएगा वही इसकी प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब देखिए संधारित्र, माना एक संधारित्र को dq आवेश देने पर उसका विभव v हो, तो dq आवेश देने पर उसका विभव v हो तो किया गया कार्य, या इसका ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। देखिए लैंग्वेज को इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर v विभव वाले संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य, ऐसे लिखो तो और भी अच्छा होगा। v विभव वाले संधारित्र को dq आवेश देने में किया गया कार्य। चलिए अब हम dq आवेश देते हैं, तो जो हमारे द्वारा कार्य किया जाएगा वो भी बच्चों कितना होगा, dw का मतलब है जो कार्य है उसका अल्पांश भाग है, छोटा सा भाग है, क्योंकि हम आवेश भी तो dq दे रहे हैं, थोड़ी सी आवेश दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका बच्चों v dq, कितना हो जाएगा v dq। यहां तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। देखिए हमने ये पढ़ लिया पहले कि जो कार्य होता है बच्चों, कार्य वो होता है w बराबर qb। ये हमने पहले से ही पढ़ लिया, हम पहले से जानते हैं किया गया कार्य आवेश और विभव होने पर के बराबर होता है। तो यहाँ विभव आवेश कितना दे रहे हैं dq, तो ये क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए। इसको मैं दे देता हूँ समीकरण 1 नाम। चलिए नोट कर लिया होगा आपने, आगे चलते हैं। छोटा कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब देखिए किसी संधारित्र को जीरो से, पहले मान लेते हैं कि संधारित्र पर आवेश कितना है, जीरो है। अब हम आवेश दे रहे हैं कितना, क्यू तक, जीरो से क्यू तक आवेशित करने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा। देखिए हमने पहले तो अल्पांश भाग निकाला है, अब उससे हम पूरे जो संधारित्र है उसमें कुल कितना कार्य होता है वो निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात, हम क्या करेंगे बच्चों, समाकलन करेंगे इसका। तो मैं यहाँ कर देता हूँ dw, और ये जो इसका समाकलन होना है उसकी लिमिट जीरो से क्यू तक होगी, क्योंकि पहले तो आवेश कितना है, जीरो है, और कहां तक दे रहे हैं, क्यू तक दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा t। अब देखिए बच्चों ये आप जानते होंगे कि ये जो v है वो v किसके बराबर होता है। देखिए हम ये जानते हैं
हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि जो आपका आवेश Q है वो होता है Q बराबर CV के बराबर। जो आपका आवेश है वो किसके बराबर होता है बच्चों? Q बराबर CV होता है। तो यहाँ से हम V का मान निकाल लेंगे। तो ये जो V है उस V का मान क्या हो जाएगा आपका? Q अपोन में C। क्या हो जाएगा? Q अपोन में C। अब मैं इस Q अपोन में C का जो मान आया है इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इसमें। तो देखिए अब क्या हो जाएगा आपका? ये जो समाकलन है डी डब्ल्यू, यहाँ जो आपकी लिमिट है 0 से Q तक, तो जो आवेश है Q बराबर CV होता है ये हम जानते हैं। और इस V की जगह हम लिख देंगे Q अपोन में C। तो यहाँ मैं रख दूंगा आपका Q अपोन में C। और जो समाकलन है वो किसके रेस्पेक्ट में करना है? DQ के रेस्पेक्ट में करना है। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखिए इस DW का तो जो समाकलन है वो W हो जाएगा, क्योंकि ये तो कार्य का एक कॉन्सेप्ट फुल रूप में देखेंगे तो वो कार्य होना है। लेकिन यहाँ पर देखिए 1/c तो है कांस्टेंट, और मुझे इसमें समाकलन करना है किसका? Q dq के रेस्पेक्ट में Q का। तो देखिए बच्चों हमने समाकलन का एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो x की पावर n dx, इसका अगर आप समाकलन करते हो तो इस प्रकार करते होंगे मेरे ख्याल से, x की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, ऐसे ही करते हैं भाई। जो ऊपर घात है उसमें एक जोड़ देंगे और जो संख्या है उसको हम नीचे लिख देंगे। तो इसी प्रोसेस की सहायता से हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए W बराबर आपका आ जाएगा 1 अपॉन में C, और इसका हम अगर समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों Q स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए हुआ कि देखिए इसके ऊपर कोई ना कोई घात है ही नहीं, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कुछ ना कुछ एक तो होगा ही, उसमें एक जोड़ देंगे और इसको ही हमें नीचे लिख देता हूँ 1 प्लस 1। और लिमिट आपकी पड़ी है कहां से कहां तक? 0 से Q तक। इतना समझ में आ जाना चाहिए, फटाफट नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं आगे की प्रोसेस करवाता हूं। छोटा कर देते हैं इसको, और चलिए अब इतनी चीज में हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना क्लियर है, फिर मैं चलता हूं आगे की ओर। देखिए अब क्या होना है। अभी तक हमने निकाल दिया आपका जो W है, W बराबर ये जो 2 है उसको भी बाहर ले लेते हैं, तो 1 अपॉन में 2C। और यहाँ बचेगा बच्चों अपने पास Q स्क्वायर, और इसकी जो लिमिट है वो 0 से कहां तक है बच्चों? Q तक है। 0 से कहां तक है? Q तक है बच्चों। चलिए इसको लिख देते हैं, लिमिट रख देते हैं। W बराबर 1 अपॉन में 2C, और ये आ जाएगा आपका Q स्क्वायर माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और Q की जगह हमें अपर लिमिट Q ही रखना है, लोअर लिमिट क्या है? 0 है। तो कुल मिलाकर हमारे पास W बराबर आ गया Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ये तो बच्चों हमारे पास आया है किया गया कार्य। क्या आया है? किया गया कार्य। कौन सा कार्य? किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये है संधारित्र को Q आवेश तक, Q आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। किसी संधारित्र को क्यों आवेश तक आवेशित करने में किया गया कार्य। तो यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए बच्चों हमने ये पढ़ा था कि यही कार्य संधारित्र की प्लेटों के मध्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो कैसे संचित करते हैं इसके? देखिए ये जो कार्य है वो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2C। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ये जो ऊर्जा है बच्चों उस प्लेटों के मध्य की, वो ऊर्जा होगी आपकी Q स्क्वायर अपॉन में 2C। ये है
किसी संधारित्र को Q आवेश तक आवेशित करने में उस संधारित्र के मध्य जो संचित ऊर्जा होगी उसका मान, तो ये होगी संचित ऊर्जा। क्या होगी बच्चों? संचित ऊर्जा। अब देखिए हम इसको अलग अलग फॉर्म में पुट कर देते हैं। ये तो हो गया आपकी संचित ऊर्जा। अब मैं इसको एक फॉर्म और निकालता हूं कि यदि यदि तो क्यों लिखें, क्योंकि ये तो है चीजें जो हम लिख रहे हैं। वो पहली चीज तो मैं लिख देता हूं, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो आपका Q है, Q बराबर CV होता है। हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है? CV। तो बच्चों मैं यहाँ पर Q का मान CV रख रहा हूँ। देखो Q स्क्वायर नहीं रख रहा हूँ, सिर्फ Q का मान रख रहा हूँ। तो U बराबर हो जाएगा, Q को तो मैं यहाँ रख दूं Q अपॉन में तो 2C, और एक Q की जगह रख देता हूँ CV। तो देखिए ये V से C से C कट जाएगा, तो U बराबर आपका आ जाएगा हाफ QB। तो ये भी एक अलग फॉर्मूला है, अलग फॉर्म में। हालांकि रिजल्ट वही है, निष्कर्ष वही निकलना है, लेकिन ये हम अलग अलग इसलिए निकाल रहे हैं कि कई बार होता क्या है कि आपको आवेश और विभव के फॉर्म में संचित ऊर्जा का मान पूछ लेना है। तो हमें आवेश और विभव दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर आपको आवेश और धारिता के रूप में संचित ऊर्जा का मान पूछ ले तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार हैं जब आपको अलग अलग तरीके से ये चीजें पूछी जाए। तीसरी स्थिति ये भी हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं, ये भी हो सकता है कि आपका हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? CV। तो जो आपका Q स्क्वायर है बच्चों उसकी जगह क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर। Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? C स्क्वायर V स्क्वायर, उधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। फिर मैं पुट करता हूं इसके अंदर वैल्यू, तो देखिए U बराबर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन में 2C। C से ये 2 कट ही जाएगा तो U बराबर बच जाएगा हाफ CV स्क्वायर। क्या आ जाएगा? हाफ CV स्क्वायर। तो ये तीन अलग अलग फॉर्मेट में जो संचित ऊर्जा के मान है वो निकाल सकते हैं। अगर आपको धारिता और विभव के रूप में मान दिया हुआ और फिर आपसे कैलकुलेशन पूछे तो आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। हालांकि तीनों ही एक समान है। अब देखिए ध्यान रखना, पिछली बार अथवा में इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त नहीं करता है। इनमें से कौन सा संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त नहीं करता है। उसमें ये तीनों ही ऑप्शन दिए हुए थे, चौथा एक अलग ऑप्शन दिया हुआ था। क्या बता देता हूं मैं, चौथा ये दिया था हाफ CV। देखिए हाफ CV यहां है क्या? कहीं नहीं है। इसका मतलब ये जो हाफ CV है ना, ये संधारित्र में संचित ऊर्जा को व्यक्त नहीं करता है। इसलिए इन सभी को रिजल्ट को याद रखना है। आप ऐसे आलस मत कर जाना कि सर कोई एक रख लेते हैं बाकी तो हम देख लेंगे। हाँ, एक रखने के बाद तुम्हें निकालना आना चाहिए। अगर तुम निकालना जानते हो, डेरिवेशन कैसे होता है करना जानते हो, तो कोई समस्या नहीं है, एक रख लो। या फिर शुरू से ही आपको आए तो कोई समस्या है ही नहीं, तो सॉल्यूशन ही हो गए सारे। और जो शुरू से रख लेगा उसको याद रखने की जरूरत कहाँ है, वैसे ही तीनों याद रह जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो तीनों मान है एक ही मान है, अलग अलग रूप में दिए हुए हैं। अगर आपको आवेश और संधारित्र की धारिता दे रखी है तो आप ये यूज करोगे संचित ऊर्जा निकालने के लिए। अगर आपको आवेश और विभव दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे संचित ऊर्जा निकालने के लिए। अगर आपको धारिता और विभव दे रखा है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे संधारित्र में संचित ऊर्जा निकालने के लिए। तो ये चीजें आपके समझ में आ जाना चाहिए। ये ऊर्जा का तो फॉर्मूला, ऊर्जा का तो जो ये डेरिवेशन है वो यहां तक था। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा घनत्व के बारे में। ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं उसके बारे में। वो तो छोटा सा ही है। चलिए आगे है आपका ऊर्जा घनत्व। देखिए ऊर्जा घनत्व को हम स्मॉल यू से लिखते हैं, इससे लिखते हैं स्मॉल यू से। देखिए होता क्या है, ऊर्जा घनत्व होता है जैसे अगर हम किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करें तो उस संपूर्ण संधारित्र में संचित ऊर्जा की बात करेंगे, और ऊर्जा घनत्व होगा उस संपूर्ण ऊर्जा में से सिर्फ उतनी ही ऊर्जा के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करना है जो ऊर्जा उस संपूर्ण आयतन के केवल एकांक भाग में स्थित है। तो मैं इसको सीधा सा यूं लिख सकता हूं, अगर आपको परिभाषित करना है इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी संधारित्र किसी संधारित्र के एकांक भाग में
अच्छा इसको भी थोड़ा वो ढंग से लिखें, एकांक आयतन लिख देते हैं। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। वो ही क्या कहेंगे बच्चों, ऊर्जा घनत्व। देखिए ऊर्जा घनत्व क्या हो गया, अगर हमने इतना बड़ा आयतन ले रखा है उसमें से किसी एकांक भाग में संचित ऊर्जा, उसको ही हम क्या कहेंगे, ऊर्जा घनत्व। तो बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ऊर्जा घनत्व Q बराबर ये हो जाएगी आपकी संचित कुल ऊर्जा। संचित कुल ऊर्जा, ये जो मैंने ऊपर लिखा ना ऊर्जा, इसका मतलब है संचित कुल ऊर्जा अपॉन में आयतन। तो जब मैं कुल ऊर्जा में आयतन का भाग दूंगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, जब मैं कुल ऊर्जा में आयतन का भाग दूंगा तो मुझे एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान प्राप्त हो जाएगा और वही ऊर्जा घनत्व होगा। तो हम इसको लिख देंगे कि किसी संधारित्र की कुल ऊर्जा और उसका आयतन का जो अनुपात है वो ऊर्जा घनत्व के बराबर होता है। चलिए फिर इसको लिख देते हैं, सॉल्व भी कर देते हैं। देखिए हमने एक ऊर्जा का जो फॉर्मूला है बच्चों वो लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो मैं उसका लिख देता हूं। क्या लिखा था, U बराबर हाफ CV स्क्वायर, ये लिखा U बराबर हाफ CV स्क्वायर। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास, आया था कि नहीं आया था, देखिए ये देखिए U बराबर हाफ CV स्क्वायर। कोई सा भी ले सकते हो, कोई समस्या वाली बात नहीं है, तीनों में से कोई सा भी ले सकते हो, सबसे ये रिजल्ट निकालना है, हम निकालने वाले हैं। तो ये ले लिया हमने, मान लो तीसरा रिजल्ट ले लिया। अब देखिए हम जानते हैं कि जो धारिता है संधारित्र, वो धारिता किसके बराबर होती है। धारिता क्यों निकालना है, क्यों इसलिए निकालना है बच्चों, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ तक पहुंचना है ना, तो कुछ ऊर्जा को तो यहाँ रखना है, हमें तो यहाँ तक पहुंचना है, तो यहाँ हमें C और V का मान निकालना है। लिख दो यहाँ पर, तो धारिता C जो है वो हमने पहले पढ़ लिया है, क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। जो धारिता है संधारित्र की वो कितनी होती है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D। ये जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता D, जो दोनों प्लेटें हैं उनके मध्य की दूरी, ये हमने पढ़ा था पहले से। ये अगर हम संधारित्र की बात करें तो ये दोनों प्लेटों के मध्य की जो दूरी होती है उसको हम क्या लिखते हैं, D लिखते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया C, और इसी प्रकार से हम जानते हैं कि V जो है वो बराबर होता है किसके, ED के, ये भी हमने पढ़ लिया। V जो है वो किसके बराबर होता है, ED के। तो अब देखिए ये मान हम इसमें पुट कर देते हैं, तो U बराबर हाफ CV स्क्वायर, C तो ये रहा, C का मैं यहां में रख देता हूं A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D गुना V स्क्वायर। ये देखिए यहां क्या है, V स्क्वायर, तो V का स्क्वायर यानी यहां हो जाएगा आपका E स्क्वायर D स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर से D कट जाएगा, तो मेरे पास U बराबर बचेगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर D। आ गया यहां तक, ये तो ऊर्जा निकाल रहे हैं, अभी तो हम कुल ऊर्जा मान निकाल रहे हैं, और वो कुल ऊर्जा जिसमें दोनों जो प्लेटें हैं उनके मध्य का विभव V है, उनके मध्य विद्युत क्षेत्र E है, उनके मध्य की दूरी D है, उन प्लेटों का प्रत्येक का क्षेत्रफल A है और मध्य की दूरी D है। तब ये कब निकाल रहे हैं, कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा फिर आयतन का भाग देंगे, आयतन का भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें ऊर्जा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। तो अभी हम कुल ऊर्जा U लिख रहा हूं, यहाँ पर स्मॉल u नहीं लिख रहा हूं, तो आप ये मत समझ लेना कि ऊर्जा घनत्व है, नहीं, ये सिर्फ U है। हम कुल ऊर्जा निकाल रहे हैं किसी संधारित्र में, कौन से संधारित्र में, ऐसे संधारित्र में जिसमें दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी, दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी तो कितनी है, D है, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है, और इनके मध्य का विद्युत क्षेत्र कितना है, E है, विभव कितना है, V है। ऐसा कोई हमारे पास संधारित्र है, उस संधारित्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब देखिए बच्चों हम जानते हैं कि जो आपका आयतन है V, ये V का क्या है, चलो V तो हम यहाँ पर विभव ले रहे हैं, तो आयतन को आयतन लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए आयतन है, आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल गुणा दूरी को, तो बीच की क्षेत्रफल, दोनों का क्षेत्रफल गुणा बीच की दूरी, तो ये आयतन हो जाएगा। मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ इसको, देखिए U बराबर हो जाएगा 1/2 A एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर
गुणा में आयतन, गुणा में क्या हो जाएगा आयतन, और आयतन में लिख रहा हूं तो मुझे इस ए को भी हटाना पड़ेगा, किसको हटाना पड़ेगा ए को, ये भी मुझे हटाना पड़ेगा इस पूरे को। देखिए हो जाएगा ए घटा दो, ए तो हट जाएगा क्योंकि ए गुणा डी तो क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, यहाँ बचेगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और गुणा में कौन बचा बच्चों आयतन बच गया है, ये हो गया। ये आयतन के फॉर्मूले, क्योंकि जो संचित ऊर्जा है वो आयतन पर निर्भर करती है, संचित ऊर्जा किस पर निर्भर करती है आयतन पर, यहां से पता भी चल रहा है। देखिए ऊर्जा है किस पर निर्भर करती है आयतन पर, विद्युत क्षेत्र पर, इन चीजों पर निर्भर करती है। तो अब हम चलते हैं फाइनल रिजल्ट की ओर, ध्यान से देखें। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा घनत्व, तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूं फिर लिखते हैं अपना आराम से ऊर्जा घनत्व। तो यहां तक तो चीजें क्लियर है, आपकी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, वो देखना। अब हम पढ़ने वाले हैं ऊर्जा, तो हमें अब लास्ट में रिजल्ट निकालना है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व बच्चों हमने क्या पढ़ा था, म्यू, इसको यू स्मॉल यू अपॉन बराबर ऊर्जा, ऊर्जा कितने निकाली हमने, ये रही ऊर्जा, ये जो हमने अभी निकाली है ऊर्जा आ गई आपकी, देखिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और गुणा में कौन है बच्चों आयतन, और अपोन में क्या था बच्चों आयतन था, अपोन में क्या था आयतन, तो ये मैं अपोन में लिख देता हूं आयतन। अब देखिए आयतन से तो आयतन कट जाएगा सर, बिल्कुल काट दीजिए, आयतन से आयतन कट गया, तो आपका ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व क्या आ गया, ऊर्जा घनत्व आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, यही बच्चों क्या है ऊर्जा घनत्व है, यही क्या है ऊर्जा घनत्व। कौन सा ऊर्जा घनत्व, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा का ऊर्जा घनत्व। तो हमने किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा भी निकाल दी, ऊर्जा घनत्व भी निकाल दिया, यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। आज की क्लास के लिए धन्यवाद बच्चों, इसी के साथ हमारे इस चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ एक दो दिन में न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स के पश्चात आगे कुछ प्रैक्टिकल्स के छोटे छोटे वीडियोस आपको अपलोड करवाएंगे, आप देखते रहना, जुड़े रहिए चैनल से। और इस चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो एक बार फिर बता दूं आपको कि आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर हम आज ही इस वीडियो के कंप्लीट चैप्टर का जो हैंड रिटन नोट्स हैं, इस वीडियो के क्या इस चैप्टर के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो वहां पर डाल देंगे। धन्यवाद।